हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर साहब आप सभी का टारगेट विथ गुरुकुल अर्थात TWG के 10th एवं 12th वाली क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी का इस नए परिवार में हमारे द्वारा तहे दिल से स्वागत है। और हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी सेशन को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने आपको क्या किया था, 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यूनिट नंबर 5 इसमें जीव और समष्टि टॉपिक है, और दूसरा हमने पढ़ाया है कि आपको पारितंत्र, और तीसरा हम लोग चल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, जो आपका लास्ट चैप्टर है यूनिट 5 का। और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। समझ रहे हैं? तो हम लोग उसी कंटिन्यू करेंगे बेटा। और हमने इसमें आपको जैव विविधता में ये देखिएगा, जो क्लास है बेटा, ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए है। और यह सेशन जो है 2026-27 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था। जैसे हमने आपको ये समझा दिया था बेटा वास्तव में कि बायो इसको बोलते हैं हम लोग बायो डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेटा हम लोग किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमने आपको समझाया था ना। तो हमने कहा जहाँ पर भी जीवों की विविधता पाई जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी ना। जहाँ पर जीवों की विविधता पाई जाती है। और जीवों की विविधता मतलब क्या होगा लल्ला, जैसे मान लो यह एक निश्चित स्थान है। कैसा स्थान हो बेटा, निश्चित स्थान हो। निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान। तो लल्ला जब निश्चित स्थान पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर पौधों की कितनी जातियाँ हैं। ठीक है ना, पौधों की कितनी जातियाँ हैं। लगभग आपको बताऊँ कि कहीं भी बायोडाइवर्सिटी घोषित करने के लिए कुछ मानक होते हैं। जैसे आपको बताऊँ, अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में हमको जैव विविधता इसे घोषित करना है कि ये बायोडाइवर्सिटी जोन है। हम क्या देखना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जोन। तो बेटा अगर किसी को बायोडाइवर्सिटी जोन देकर देखना होगा ना, तो बेटा कम से कम यहाँ पर लगभग 1500 प्रजातियाँ पादप की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, पादप की। तो 1500 प्रजातियाँ किसकी होनी चाहिए लल्ला, पादप की होनी चाहिए। और यहाँ के लगभग आप समझिएगा लगभग जो स्थानीय जाति हैं, क्या हो, स्थानीय जाति कैसे हो रहा है बेटा, यह स्थानीय जाति विलुप्त हो रहे हो। लगभग यहाँ के 30% के ना मान के चलो, लगभग 30% जातियाँ क्या हो गई हो, विलुप्त हो गई हो। तो मतलब उनको संरक्षण देने की बात होती है। और ऐसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता क्षेत्र। तो हमने ये बातें पढ़ लिया था। और फिर हमने देख लिया था कि जैव विविधता कहते किसे हैं, इन जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार, कितने स्तर के होते थे, 3 स्तर के। आनुवांशिक स्तर पर देखा था, जाति स्तर पर देखा था, और पारिस्थितिकी स्तर पर देखा था। फिर हमने ये भी देख लिया था कि इसका किस प्रकार से हमारे पृथ्वी में, भारत में वितरण है। तो हमने देखा था कितने कौन से प्राणी पाए जाते हैं, कितना नहीं पाए जाते हैं, ये सब सारी बातें समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे बेटा, हम लोग जैव विविधता के प्रतिरूप। किसको देखेंगे, जैव विविधता के प्रतिरूप। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चे, सभी बच्चे आज का जो हमारे हेडिंग है बेटा, जैव विविधता के प्रतिरूप। जैव विविधता के प्रतिरूप बेटा। अब अगर जैव विविधता के प्रतिरूप की बात करेंगे, इसे कुल कितने आधारों समझ सकते हैं बेटा, इसे 2 आधारों, कितने आधार पे लल्ला, 2 आधार पे। एक तो हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, अंशांशी प्रवणता। क्या देखेंगे, अंशांशी प्रवणता, अंशांशी प्रवणता। और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं बेटा, जाति क्षेत्र संबंध। क्या देखेंगे, जाति क्षेत्र संबंध, जाति क्षेत्र संबंध। अगर हम इन दोनों बातों को लल्ला समझ जाए कि जाति क्षेत्र संबंध क्या होता है और अंशांशी प्रवणता का क्या होता है, तो हम ये बात समझ पाएंगे कि जैव विविधता के प्रतिरूप क्या होते हैं। मतलब जैव विविधता का वितरण कहाँ पे कैसे कितना मिलता है, हम इन्हीं दोनों आधारों पे समझ पाते हैं कि कहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी ना। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, सबसे पहले बेटा अंशांशी प्रवणता। किसको पढ़ेंगे बेटा, हम लोग अंशांशी प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट हेडिंग बनाएंगे बेटा, अंशांशी प्रवणता। ठीक है, चलिए समझे, आइए यहाँ तक सभी बच्चे ठीक है ना। हेडिंग बनाइए सभी बच्चे भैया।
अंशांशी प्रवणता, अंशांशी प्रवणता। जरा सा इस बात को पहले बेटा आप थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेज किसका होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ज्योग्राफी का। अब देखो लल्ला अगर हम बताएं, पहले इसको समझना है, तो बेटा ये देखो, ये मान लो कि हमारी क्या है, एक पृथ्वी, हमारा क्या है, पृथ्वी है ना, और उस पृथ्वी पर हमने क्या बनाया है, ग्लोब बनाया है। ये क्या बना है, ग्लोब। और इस ग्लोब में आप देखेंगे तो बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है लल्ला, क्या खींची जाती है, बीचों बीच। तो ये जो बीचों बीच इस रेखा खींची जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, या तो इसे लल्ला हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे बेटा घबराइए नहीं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी का एक नाम और होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं लल्ला, इक्वेटर लाइन, ठीक है ना। तो जो इसे बोलते हैं 0 डिग्री, कितना डिग्री है बेटा, ये 0 डिग्री। यह इसे भूमध्य रेखा इसीलिए कहते हैं कि यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो इस वाले ऊपर वाले को देखो, ऊपर क्या होता है बेटा, तो ऊपर होता है लल्ला नॉर्थ, क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे लल्ला क्या होता है, यहाँ पे साउथ होता है। तो इसीलिए बेटा इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, तो इसका नाम हम लोग डालते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे बेटा, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, उत्तरी गोलार्ध। थोड़ा सा हमको ध्यान समझना है इस पॉइंट को, इसलिए पहले भी जो बता रहे हैं बेटा इसको समझिए। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब बेटा इसमें क्या है ना, कुछ ऐसे अंशांशी रेखाएं खींची गई हैं, जैसे ऊपर आप खींचते चले जाओगे तो कुल कितना खींचते हो, तो यहाँ पहुँचने पर 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना जाओगे बेटा, 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो टोटल 90 डिग्री तक जाएंगे आप, टोटल 90 डिग्री तक आप जाएंगे। तो जब बेटा यहाँ जाते हो तो ऐसे इसको कई जोन में बांटा गया है। तो मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये देखो कितने डिग्री पे बेटा, 23.5 डिग्री खींचा, कितना खींचा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग कर्क रेखा। क्या बोलते हैं लल्ला, कर्क रेखा, ठीक है। और यहीं पर आप जैसे इधर भी देखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे 23.5 डिग्री बच्चे यहाँ भी होता है, 23.5 डिग्री साउथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। और लगभग आप ऊपर जो लिखे बेटा, ये क्या लिखे हैं, ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ऐसे नीचे भी आप 30 डिग्री बना सकते हैं, ये 30 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे 30 जाएंगे बेटा, फिर ऊपर आप जाएंगे तो कितना चले जाएंगे, 60 चले जाएंगे और 80 चला जाएंगे। बस ऐसे आप समझिए बस। अभी हम ये हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है हम लोग को। 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऊपर गए तो बेटा ये क्या हो गया, 90। इसी तरीके जब यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ भी कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया बेटा। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये सभी क्षेत्रों को हम लोग कुछ नाम से जानते हैं। तो जब ध्यान देना बेटा, ये पूरा जोन मैं जो बना रहा हूँ यहाँ से, अभी बताओ कितने से कितने के बीच में है लल्ला, 30 ऊपर और 30 नीचे। 30 वाले रीजन को बेटा हम लोग कहते क्या है, 30 वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया बेटा, ये 30 डिग्री से लेकर बेटा ये पूरा जो एरिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ऊपर भी कितना है बेटा, यहाँ पर भी कितना है, 30 डिग्री है, और यहाँ भी कितना है बेटा आपको, 30 डिग्री है। तो इसके मध्य में जो एरिया होता है, इसी का नाम क्या है बेटा, हम लोग क्या लिखे हैं अभी आपको, हमने आपको क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र ना। तो इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधी क्षेत्र लल्ला, ठीक है। अब आगे बताऊं बेटा, यहाँ से जब इसके ऊपर पहुंचोगे तो चाहे ऊपर की बात करोगे या नीचे की बात करोगे, दोनों सेम चलेंगे। तो उसके बाद क्या आता है बेटा, तो ऊपर जाओगे तो इसे बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र।
तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऊपर भी होगा और वही चीजें क्या होगी नीचे। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर भी होगा और कहाँ होगा लल्ला, नीचे भी होगा। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये तो उपोष्ण हो गया। जब इसके ऊपर और बढ़ेंगे, जब इसके ऊपर और बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा बेटा, तो इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ लल्ला होगा शीतोष्ण, क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, 60 से 80, 60 से 80। और जो सबसे ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग शीतकाल, क्या बोलते हैं, शीतकाल। तो इसे लल्ला हम लोग किस नाम जानते हैं, शीतकाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, शीतकाल के नाम से। नीचे क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, फिर क्या है, उपोष्ण है, और फिर क्या, उष्णकटिबंधीय। तो यही सेम टू सेम चीजें बेटा हमारे क्या होंगे, नीचे भी होंगी, यही चीजें क्या होंगी, नीचे भी। तो नीचे भी यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नीचे वाले को क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और नीचे वाले को क्या लिखोगे, ये वाले शीतकाल, क्या लिखोगे, शीतकाल। ये तो थोड़ी सी बात हमने आपको समझाया ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग से कि आप जानते रहिए कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। पर वास्तव में हमको पढ़ना है अंशांशी प्रवणता, और इस अंशांशी प्रवणता थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपका समझना क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चला हम आगे तरफ बढ़े क्या, ये बातें तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बेटा आपने समझा तो हम आपको पढ़ा क्या नहीं लल्ला, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको अंशांशी प्रवणता, अंशांशी प्रवणता भैया। अब ये जो अंशांशी प्रवणता होता है लल्ला, अगर इसकी बात हम लोग करें कि अंशांशी प्रवणता होता क्या है, तो देखो बेटा हमने अभी आपको समझाया, गड़बड़ हो गया रे, ये हो गया हमारा ग्लोब, ये हमारा हो गया ग्लोब, ठीक ठाक का बना लेते, आदत बन गई है, कोई बात नहीं है, अपना हाथ है फिट, तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, अभी हमने आपको समझाया है ना, अभी आप लोग को मैंने ये समझाया बेटा, ये क्या हो गया, 0 डिग्री, क्या हो गया, 0 डिग्री। ये क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, और ये भी 23.5 डिग्री क्या हो गया बेटा, साउथ हो गया, राइट। और ऊपर जानते हो तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और 90 डिग्री क्या हो गया बेटा, साउथ। बोलो बात सही है ना, ये बात समझ पाए। अब बेटा ध्यान देना, अब इस रेखा को हम बताओ क्या नाम कहते थे, इसको तो हम जानते हो क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं बेटा, कर्क रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, मकर रेखा, इसे मकर रेखा कहते हैं लल्ला। तो इसे मकर रेखा, इसे भूमध्य रेखा, इसे कर्क रेखा। अब होता क्या है, जो सूर्य की किरणें होती लल्ला, जो सूर्य की किरणें होती है ना, तो वो किरणें जो होती हैं बस इन्हीं तीनों के बीच में गति ही करती हैं, इन्हीं ही बीच के में गति करती है, और कहीं गति करवे नहीं करती हैं। ये सूर्य जो होता है गति करता है, तो लगभग बेटा ये यहाँ पर कब होता है, 22 दिसंबर को, कब होता है, 22 दिसंबर को सन, कौन होता है, सन। तो सन का डायरेक्शन बेटा बस मून इसी ऊपर नीचे आता जाता रहेगा, ये सन का किरणें हैं, इस सन की किरणें हैं बेटा, तो समझ रहे हैं। तो ये 22 दिसंबर से यहाँ चलेगा, तो लगभग आपको यह 21 मार्च को, कब मार्च को, 21 मार्च को कहाँ पहुँच जाएगा, ये भूमध्य रेखा पे। फिर यह 21 मार्च चलेगा, यहाँ चलेगा, तो लगभग यह 21 जून को, 21 जून को कहाँ पहुँच जाएगा, कर्क रेखा को, कहाँ पहुँच जाएगा, कर्क रेखा को सूर्य। और फिर यहीं से फिर वापस होगा, और जब यहीं से होगा तो फिर ये 23 सितंबर को, 23 सितंबर को फिर कहाँ आ जाएगा, भूमध्य रेखा पे, कहाँ आ जाएगा, भूमध्य रेखा पे। और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे कई तारीख आ जाएगा, 22 दिसंबर को। अब देखो इसे जाने आने में कुल कितना समय लग रहा है, 3 महीना, कितना लग रहा है, 3 महीना। तो 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 12 महीना। इसलिए एक साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का। तो सूर्य की गति के आधार पर है। तो सूर्य बताओ 2 बार कहाँ आ रहा है, अब देखो जाते समय भी सूर्य कहाँ आ रहा है, मध्य रेखा पे, जाते समय भी। तो यहाँ टेम्परेचर अधिक है कि नहीं है, तो जहाँ टेम्परेचर अधिक है तो इसीलिए इससे हम लोग क्या कहा, उष्णकटिबंधीय, क्या कहा, उष्णकटिबंधीय। जब इसके ऊपर जाओगे थोड़ा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सूर्य इस पे पहुँचेगा कर्क रेखा पे, तो थोड़ा टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा, पर जितना यहाँ पर रहेगा क्या उतना रहेगा नहीं ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसीलिए जब देखो सूर्य की किरणें इधर होती है तो हमारे भारत में क्या थी, गर्मी, क्योंकि हमारा भारत देखो यहीं पर है,
यही भारत है मेरा, तो किस पे है? कर्क रेखा पर ही भारत है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। समझ रहे बच्चे? तो ध्यान समझना बेटा, तो यहाँ पे कुल मिला के अंशांशी प्रवणता ये कहता है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो एक चीज़ बताओ बेटा, जब हम ऊपर जाएंगे, हम अगर भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, या तो भूमध्य रेखा से कहाँ रहे हैं? नीचे, यही तो होगा ना। तो चाहे आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, सब कंडीशन क्या है? समान है। अब जब बेटा ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने पर होता क्या है? घटना घटती क्या है लल्ला? तो घटना हमारे पास ये घट जाती है, यहाँ पर बच्चे तापमान में क्या आ जाती है? कमी। बताओ सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होगा? इसी क्षेत्र में होगा, यही तापमान ज़्यादा होगा। तो जब बेटा ध्यान देना है इसको छोटा करके साइड करते हैं जिससे आप बात को समझ पाए। तो जब हम अगर ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1, ये कलर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे क्या मार्कर, या नहीं दिखाई दे रहा? कोई बात नहीं। जब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, तो अगर हम लोग बेटा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, और चाहे वो कौन सा ध्रुव है, चाहे उत्तर ध्रुव में जाओ और चाहे तो दक्षिण ध्रुव में जाओ, किसी भी ध्रुव में जाओ, चाहे उत्तर में जाओ और चाहे तो दक्षिण में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ बताओ बेटा, सूर्य की गति कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? इसी आप बता सकते हो ना सर, केवल कर्क रेखा तक ही है, उस ऊपर जाने में सूर्य की किरणें नहीं मिल रही बेटा। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे बेटा, तो हमारे तापमान में सबसे पहली बात है बेटा, तो हमारा जो तापमान होगा उस तापमान में क्या आएगा बच्चे? कमी आएगा। तो जब तापमान में कमी आएगा तो जो जलवाष्प की मात्रा ऊपर उड़ के जाती है उसके मात्रा में कमी आएगी नहीं आएगी? तो कह सकते हो सर इससे क्या होगा, जब तापमान में कमी होगा तो जलवाष्प में भी क्या हो जाएगा बेटा? कमी हो जाएगा। जब जलवाष्प में कमी हो जाएगी बेटा, तो जब जलवाष्प ऊपर जाएगा ही नहीं तो बादल बनेगा ही नहीं, जब जलवाष्प जाएगा नहीं तो बादल भी नहीं बनेगा बच्चा। तो यहाँ बेटा बादल भी नहीं बनेगा, और जब बादल नहीं बनेगा बेटा तो आप ही बताओ वर्षा भी नहीं होगा। जब वर्षा ही नहीं होगा तो भैया यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। तो कह सकते हो सर पेड़ पौधा की संख्या क्या होगी बच्चे? कम। और जब बताओ बेटा पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, तो पेड़ पौधे ही तो बनाते हैं भोजन, पेड़ पौधे ही तो बनाते हैं भोजन, तो बताओ उत्पादकता में भी कमी आ जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ भैया, जायज़ सी बात है। तो कह दो कि सर क्या हो जाएगा? उत्पादकता में कमी आ जाएगी। जब उत्पादकता में कमी आ जाएगी, बताओ जहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ रहबे नहीं करेगी तो क्या वहाँ जीव की संख्या अधिक पाई जाएगी? हाँ, जायज़ सी बात है। जब उत्पादकता रहेगा ही नहीं तो जो खाने वाले जीव होंगे वहाँ रहेंगे। आप कहाँ रहना चाहोगे? जहाँ आपको खाने पीने की सब कुछ मिल जाए। तो जायज़ सी बात है बेटा, तो क्या होगा? जीवों के संख्या में क्या आ जाएगी बेटा? कमी। अगर जीवों की संख्या में कमी आ गया तो मतलब क्या हो गया बेटा? आप यहीं पे अगर जीवों की संख्या में कमी आ गया तो लिख सकते हो ना, जैव विविधता में भी कमी, जैव विविधता में भी क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। समझे नहीं समझे? जब आप अगर भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा? इन सभी चीज़ों में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से जब नीचे से भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हो तो भैया टेम्परेचर कम मिला, टेम्परेचर कम होने से जलवाष्प कम बन रहा है, जलवाष्प से कम बादल कम बन रहा है, बादल से कम वर्षा कम हो रहा है, वर्षा कम होने से पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, प्लस उत्पादकता घट रही है, तो जीवों की संख्या भी घट रही है, तो जैव विविधता भी क्या होती है? घटती है। तो यही है बेटा क्या है? अंशांशी प्रवणता, कि जब अंशांश ऊपर जाओगे तो अंशांश बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? अंशांशी विस्तार तो हो रहा है। तो जैसे जैसे अंशांश के ऊपर जाते हो तो हमारी जैव विविधता में क्या आ जाती है? कमी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे अगर जैव विविधता में कमी आएगी क्या होगी? अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे तो जैव विविधता में वृद्धि होगी कि कमी होगी? तो कहोगे सर जी क्या होगी? कमी होगी। और साथ साथ में जब बारिश नहीं होगी और जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो पेड़ पौधे भी कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। कैसे होंगे? कांटेदार होंगे, शंकुधारी वन होंगे। इसीलिए देखो हिमालय की ऊंचाई पे जाओगे तो कैसे वन मिलेंगे? शंकुधारी वन मिलेंगे। समझे बच्चे? तो सीधी सीधी बात है कुल मिला के। अगर पूछे अंशांशी प्रवणता क्या है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लल्ला क्या लिखने लायक है? सबसे पहला जो आपके अपने उत्तर में लिख सकते हैं, सब पहला आप पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर या ऊपर ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है नहीं है? तो समझेंगे क्या लिखेंगे बेटा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। अब इसी को बताओ, अगर कोई कहे भूमध्य ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर पूछे ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाओगे तब क्या होगा?
तब भैया तापमान भी ज़्यादा होगा, जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होगी, बादल भी ठीक ठाक बनेंगे, वर्षा भी भरपूर होगी, पेड़ पौधों की संख्या भी ज़्यादा होगी, उत्पादकता भी ज़्यादा होगी, जीवों की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो साथ साथ में क्या होगी, जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, यही वाले में पाई जाएंगे, नहीं पाई जाएंगे, कह सकते हो ना कि ये सर जो हमारा ये जोन बना हुआ है, ये जो जोन बना हुआ है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना है बेटा, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आप कह सकते हो सर इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, आप बताओ। अब जितने भी जैव विविधता तुमको ढूंढना है, हॉट स्पॉट ढूंढना है, वो कहाँ मिलेंगे, यही 23 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे, जितने भी हॉट स्पॉट आपको ढूंढने हैं कहाँ ढूंढोगे, जितने भी हॉट स्पॉट ढूंढने हैं सब कहाँ ढूंढोगे, यहीं पर ढूंढोगे, ठीक है ना। तो सारे जितने भी जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं वो सारे कुछ यहीं मिलेंगे। अब ऊपर जाने पर जैव विविधता नहीं मिलेगी, नीचे जाने पर जैव विविधता नहीं मिलेगी, इन्हीं के बीच में मिलेगा। तो क्या लिख रहा था बेटा कि भूमध्य से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में कमी आती है, जैव विविधता में क्या आता है, कमी आता है। हेलो, बेटा क्या आता है, कमी आता है, समझे नहीं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो बताओ जैव विविधता में जब कमी आएगा तो क्या जितना जैव विविधता यहाँ पाया जाएगा उतना इस रेखा भी पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा, क्या बताओ, क्या सभी जगह जैव बायोडाइवर्सिटी एक समान होगा, नहीं होगा ना। तो जब सभी जगह बायोडाइवर्सिटी बेटा समान नहीं होगा तो इसका मतलब यही है ना, जब बायोडाइवर्सिटी समान नहीं होगा तो मतलब इसका मतलब ये है कि यह कैसा दिखाता है, तो कह सकते हो ना जंतु और पादप का वितरण असमान होगा। क्या जंतु पादप हर जगह एक समान पाए जाएंगे, नहीं। तो अनुशांसी प्रवणता क्या बताता है कि जैव विविधता हर जगह एक समान नहीं होती है, बल्कि क्या पाई जाएगी, वितरण इनका अलग अलग पाया जाएगा। और हर जगह जीव जंतु की जो पाने की प्रवृत्ति होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जरूरी नहीं है कि जो जीव भूमध्य रेखा पे मिल रहे हो वही चीज़ हमको कहाँ मिले, ध्रुवों पे मिले, क्योंकि भैया जो जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पे जो 0 डिग्री पे मिल रहे हैं उनको टेम्परेचर अधिक सहने वाले जीव होंगे, और जो ध्रुवों पर होंगे उनको टेम्परेचर कैसे झेलने वाले होंगे, बहुत कम। समझ रहे हो। तो इसीलिए बेटा इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप दूसरा पॉइंट लल्ला इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे जंतु और पादप का वितरण असमान होता है। जंतु एवं पादप का वितरण असमान होता है, असमान होता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए नहीं हो गए, बताओ भैया, बोलो सही है। तो कुछ की पॉइंट मैं और बना दूं आपसे, ये तो मैंने आपको समझाया सब कुछ, और थोड़े से की पॉइंट और बनाते हैं। आइए, जैसे पहला बेटा बना सकते हो पॉइंट नंबर 1, ऐसे लिख सकते हो बेटा, अगर उत्पादकता अधिक होगा, समानुपाती चिन्ह है बेटा, अगर उत्पादकता अधिक होगा तो जैव विविधता भी अधिक होगी, नहीं होगी, जायज सी बात है। अगर जहाँ खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ जीवों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कह सकते हो बेटा उत्पादकता अधिक तो जैव विविधता भी क्या हो जाएगा, अधिक, विविधता अधिक। तो ये पहला पॉइंट समझ आया। अब इसको लिखवाना नहीं है, आपको ऐसे समझना है, अगर उत्पादकता अधिक हो गई तो जैव विविधता भी क्या होगी बेटा, अधिक हो जाएगी ना। और जहाँ जैव विविधता अधिक होगी बेटा, अगर दूसरी बात, अगर जैव विविधता अधिक होगी, जैव विविधता अगर अधिक होगी समानुपाती, जैव विविधता के समानुपाती क्या होता है बेटा, पारितंत्र की स्थिरता क्या होती है, पारितंत्र की स्थिरता। अब ये कहेंगे सर क्या होता है, इस पॉइंट को नहीं समझे, समझ जाएंगे। अब सोचिए, जहां उत्पादकता अधिक होगा वहां जीवों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और जहाँ जीव संख्या अधिक होगी तो जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही है तो बताओ तो वहाँ पे जो भी होंगे वो परमानेंट वही बने रहेंगे, नहीं रहे बने रहेंगे, वो क्या करें, उस चीज़ को, क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे। जब उन्हें सब कुछ वहाँ बढ़िया सब कुछ उपलब्ध हो जा रहा है तो बताओ वहाँ कोई जाएगा, बल्कि वही पड़े रहेंगे। तो मतलब यहाँ का जो पारितंत्र होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, जो पर्यावरण होगा,
जो जीव और जंतुओं, जीव जंतु और वहाँ के इन्वायरमेंट से जो संबंध होगा वो आपस में एक साथ ऐसे हमेशा के लिए बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे। तो मतलब कैसे होंगे, स्थिर होंगे कि स्टेबल होंगे, अनस्टेबल? स्टेबल हो गए, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, जहाँ पे हैं वहीं सर्वाइव करके आराम से पड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, स्टेबल है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जहाँ जैव विविधता अधिक होती है बेटा, वहाँ पारितंत्र कैसा मिलता है, स्थिर मिलता है। कैसा मिलता है, स्थिर। समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरी बात बेटा, तीसरी चीज है, जहाँ पे जैव विविधता, जहाँ पे बेटा जैव विविधता क्या होगा, अधिक होगा। जहाँ पे जैव विविधता अधिक होगा वहाँ खाद्य जल में भी जटिलता होगी। खाद्य जाल में जटिलता, अगर आपको याद आ रहा हो तो खाद्य जाल हमने अगले वाले चैप्टर में पढ़ा था, फूड वेब पढ़ा था। अब खाद्य जाल क्या था कि एक ही चीज पर कई जीव निर्भर हो। अब बताओ, जहाँ पे खाने पीने की चीजें ज्यादा होंगी वहाँ जैव विविधता अधिक होगा, नहीं होगा? तो जब जैव विविधता अधिक होगा तो जिस जीव को जो भी मिलेगा वो खा लेगा, जिस जीव को जो भी मिलेगा खा लेगा। हो सकता है वो क्या करे, बकरी को भी खा जाए, हो सकता है घास मिले घास को भी खा जाए, जहाँ जैसा संबंध मिलेगा उसे करता रहेगा। तो इनमें जटिलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट इनको याद रखेंगे, ये सभी हो सकते हैं आपके नीट में क्वेश्चन बनाए यहाँ से, ये सब पॉसिबिलिटी बनाएगी कि उत्पादकता अधिक तो जैव विविधता भी अधिक, अगर जैव विविधता अधिक तो पारितंत्र की स्थिरता भी अधिक, अगर जैव विविधता भी अधिक है तो खाद्य जाल में जटिलता भी अधिक है। ठीक है, इस तीनों पॉइंट कोई दिक्कत, कोई समस्या है किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं ना? तब क्या समझ लिए बेटा आप लोग, क्या समझ लिया आपने? आपने समझा अंशांशी प्रवणता। तो अंशांशी प्रवणता कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही होता है, अगर जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, जो जीवों का वितरण होगा, पादप का वितरण होगा, वो कैसा होगा, असमान होगा। कैसा होगा, असमान होगा। और प्लस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो विविधता में क्या आता है, ह्रास आता है, क्या आता है, कमी आता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। और थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि देखेंगे कि जैव विविधता के लाभ क्या देखेंगे, ये बात समझ गए? थोड़ी सी बात करेंगे बेटा जैव विविधता के लाभ। अभी तो हम लोग के पास टाइम पर्याप्त है, हाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? किसी कोई जाना है? नहीं ना? तो ठीक है, पढ़ो फिर। हेडिंग लाएंगे जैव विविधता के लाभ। देखो बच्चे, अगर हम लोग जैव विविधता के लाभ देखें तो पहले क्या क्या लाभ होगा बेटा? सबसे पहली बात होगा ना, पारिस्थितिकी सेवाओं में क्या होगी, वृद्धि। सबसे पहले क्या होगी बेटा, पारिस्थितिकी सेवाओं में वृद्धि अधिक। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, अब जहां पर भी बेटा बायोडाइवर्सिटी होगी तो जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी सेवाएं मिल रही, जो भी खाने पाने की चीजें मिल रही हैं, तो लगातार सर्विस होती रहेंगे ना, एक दूसरे को जो भी चीज चाहिए वहां पे क्या होगी, मिलती रहेगी। अब सब कुछ अगर मिल रहा है तो वही तो क्या है, सर्विस है, वही तो क्या है, सेवा है। जैसे हमको वहाँ खाने के लिए जो भी चाहिए, गेहूँ चावल सब मिल जा रहा है। अगर हमको मांसाहारी खाना है तो मांसाहारी मिल जा रहा है। तो जो भी हमको चीज़ चाहिए वहाँ से, पर्यावरण से, वहाँ के इन्वायरमेंट से हमको क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो मिल रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से पारिस्थितिकी सेवाओं में क्या कर रहा है बेटा, वृद्धि कर रहा है। मतलब वहाँ जो कुछ चाहिए वो क्या मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। तीसरी बात, दूसरी बात क्या होगा बेटा, क्या होगा, कृषि में क्या होगा, लाभ होगा। कृषि में क्या होगा बेटा, लाभ। कैसे कृषि में लाभ होगा, जरा बताओ। जहाँ जैव विविधता होगा बेटा वहाँ बताओ केचुआ पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा? केचुआ क्या पाया जाएगा, केचुआ। और जो केचुआ होता है, जो केचुआ होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे बोलते हैं किसानों का मित्र। क्या बोलते हैं बेटा, किसानों का मित्र बोलते हैं लल्ला, इसे बोलते हैं किसानों का मित्र। अब बताओ, जो किसानों मित्र होता है तो मिट्टी को क्या करता है, ये क्या करता है, मृदा को भुरभुरा करता है। और जब भुरभुरा कर देता है बेटा, इससे वहाँ से बीज के उत्पादन क्या होगी, बीज बहुत जल्दी उग जाएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से, बहुत चीज़ें हमको क्या मिलती हैं, बहुत सारे यहाँ से अनाज फनाज सब कुछ मिल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हमको किस में बेटा, कृषि में लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़ बेटा क्या होगा, तीसरी चीज़ बताओ, औषधि में लाभ। क्या मिलेगा,
औषधि में लाभ। औषधि का लाभ का मतलब क्या होगा? अब बताओ हमारे पास एक रोग है जिसका नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। अब मलेरिया रोग है तो इसकी जो दवा बनती है, कैसे भाई कहाँ से कोई डिस्टर्ब कर रहा है? मलेरिया रोग है, इसकी दवा जो बनती है किससे बनती है? कुनैन। कुनैन के छाल से। किससे बनती है? कुनैन के छाल से। और कुनैन का छाल क्या है? एक वृक्ष है। ये क्या है? वृक्ष है। तो बताओ आराम से हमको यहाँ से मलेरिया की दवा मिल जा रही, नहीं मिल जाए? ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं। इसके अलावा लैक्टस, दूध जो होते हैं पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जानते हैं? इसके अलावा बेटा आप जितने भी बताओ और क्या मिलते हैं? फर्नीचर के सामान, सब कुछ किससे उपलब्ध होंगे? जहाँ जैव विविधता होगी, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, तो बताओ उनसे फर्नीचर के सामान भी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएंगे? आसानी से जो भी लकड़ी चाहिए मिल जाएगी आपको। इसके अलावा बेटा चौथी चीजें क्या होंगी? प्राकृतिक सौंदर्यता में वृद्धि। अब बताओ अभी हम लोग हाल ही में कहाँ गए थे? नेपाल घूमने। और नेपाल क्यों गए थे? वहाँ पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट, हरियाली बहुत बढ़िया है, तो देखने में क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था। तो हम लोग क्या गए? वहाँ घूमने गए। और जब घूमने गए तो वहाँ नेपाल की सरकार को क्या दिया? पैसा दिया। तो उससे भी कमाई हुई नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं ये लोगों को आय भी क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अब जैसे हम लोग का घर जहाँ पे है, अगर यही पहाड़ी इलाका में होता, अब बढ़िया आगे चारों तरफ झील होता, बीच में अगर ये घर होता, हाँ, तो यही लोग क्या होते? घूमने के लिए आते, टूरिस्ट आते हैं, और उसी टूरिस्ट से हमारी क्या होती? कमाई होती। तो नेचुरल रूप से प्लेसेस भी जैसे देखिए, बताइए हमारे यहाँ जो बोकरिया फॉल है, हम तो भाई मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं बच्चे, इसलिए आपको बता दे रहे हैं हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल है, जैसे हमारे यहाँ बोकरिया फॉल है, टांडा फॉल है, बेल्डम फॉल है, हाँ, और उसके बाद लखनिया दरी है, बहुत सारे ऐसे हैं, सिद्धनाथ दरी है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो मिर्जापुर में जो आपको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। अभी समझिए कि हमारे यहाँ अगर आप संडे को चले जाइए बेटा, संडे में चले जाइएगा, संडे पर यहाँ बोकरिया फॉल जो टांडा फॉल है, तो आपको स्पेस नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए, इतने ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ नहाने के लिए लोगों को पानी अच्छे ठीक ठाक मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये काफ़ी अच्छे स्थान है जहाँ आप लोग जाते हैं, खाना पीना बनाते हैं, घूमते टहलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है आप बताइए? उस पहाड़ के एरिया में कुछ नहीं था, पर प्रकृति ने वहाँ पे एक संरचना बना दिया, नदियों का पानी बहा दिया, थोड़े से कुछ स्थल अच्छे बना दिए, तो लोग क्या किए? घूमने के लिए वहाँ जाने लगे। तो इससे वहाँ लोगों को आय बना कि नहीं मिला? रोजगार मिला कि नहीं मिला? समझ रहे हैं? तो ये सभी भी बेटा क्या करता है? लाभ करता है। तो अगर लाभ पूछेगा जैव विविधता का, तब बता सकते हो पारिस्थितिकी सेवाओं में वृद्धि अधिक, कृषि में लाभ अधिक होगा, औषधि में लाभ होगा, फर्नीचर आदि के सामान मिल जाएंगे, प्रकृति सौंदर्यता में वृद्धि, ये सभी उसके क्या बेटा? लाभ है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया भूमध्य रेखा, क्या दिया होगा? एनसीईआरटी में लिखा हो भूमध्य रेखा की विशेषता बताइए जरा, उसकी विशेषताओं की बात करते हैं बेटा। आइए हेडिंग बनाएंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि ये भूमध्य रेखा क्या है, इस भूमध्य रेखा से क्या बन सकते हैं बेटा? तो आपको बताओ बच्चे ने, यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहीं पर क्या है? कोलंबिया। इसी भूमध्य रेखा पे क्या पाया जाता है? कोलंबिया देश। क्या पाया जाता है? कोलंबिया देश। में कुछ बताता हूँ पॉइंट आपको। कोलंबिया, और जब कोलंबिया में बेटा रिसर्च किया गया, जानकारी लिया गया, तो कोलंबिया में बेटा कम से कम आप बताऊँ ना 1400 पक्षियों की जातियां मिली। कितनी जातियां मिली? 1400 पक्षियों की जातियां बेटा, पक्षियों की जातियां मिली बेटा। कितनी मिल गई? 1400। वहीं पर बेटा अगर देखेंगे तो न्यूयॉर्क, किसकी बात करते हैं? न्यूयॉर्क। अगर न्यूयॉर्क की बात करेंगे बेटा, तो न्यूयॉर्क में लगभग कितनी पक्षियां मिली? 105 पक्षियां। कितनी मिली? 105 पक्षियों की प्रजातियां मिली बेटा। वहीं पर अगर बेटा हम लोग बात करें किसकी? ग्रीनलैंड। किसकी बात करेंगे? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की बेटा बात करेंगे तो लगभग यहाँ कितनी मिली? 56 पक्षियों की प्रजातियां मिली बेटा। वहीं पर अगर हम लोग किसकी बात करें? भारत की। किसकी बात करें? भारत की। अगर बेटा भारत की बात करेंगे, भारत में लगभग 1200 प्लस पक्षी की क्या मिली बेटा? प्रजातियां पाई गई भारत के अंदर, ठीक है ना। अगर वही किसकी बात करें बेटा? दक्षिण अमेरिका। किसकी बात करेंगे? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है बेटा ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। थोड़ी सी बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील से क्वेश्चन हो सकता है आपको बना दे हो सकता है ब्राजील से आपके क्वेश्चन कुछ बन जाए, तो हम अपने पास रखेंगे ब्राजील के क्वेश्चन।
इससे बेटा सबसे पहली बात, ब्राजील की राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी बेटा आप लोग लिख सकते हैं ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया है बेटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग होते हैं सांपों का देश, सांपों का देश। आपसे पूछ हाँ, तो यहाँ पे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सांपों का देश किसे कहते हैं? तो बच्चे सांपों का देश हम लोग क्या कहते हैं? इसी के नाम से जानते हैं ना। ये किस में आता है? ये ध्यान देना है। यह, अब बताओ, 0 डिग्री वाले पाया जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा नहीं होगा? यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है बेटा। दूसरी बात, यह क्या होता है? विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता भी पूछा जाए बेटा कहाँ पाया जाता है? विविधता यही पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता बेटा कहाँ मिलता है? यही पाया जाता है। अगर इसमें बात करें बेटा यहाँ पर, तो कम से कम बेटा 40,000, इसमें ब्राजील की बात करेंगे बेटा यहाँ पर 40,000 यहाँ बेटा जानते हो किसके पाए जाते हैं? सिर्फ पादप जातियाँ पाई जाती हैं। किसकी पाई जाती हैं? पादप जातियाँ यहाँ पाई जाती है ना, 40,000। इसके अलावा बेटा अगर यहाँ बात करें 1300 पक्षी हो गए। 427 बेटा यहाँ क्या पाई जाती है? ध्यान देना है, यहाँ पाई जाती है उभयचर। क्या पाए जाते हैं? उभयचर। वही 3,000 बेटा कम से कम यहाँ पाई जाती है क्या? मत्स्य पाई जाती है, मछलियाँ। 3,000 क्या पाई जाती है यहाँ पे? मत्स्य मछलियाँ पाई जाती है। 427 यहाँ बेटा पाए जाते हैं। जानते हो क्या पाए जाते हैं? 427 से यहीं पे सरीसृप, स्तनधारी। अब स्तनधारी जानते हो ना किसे कहते हैं? जो जन्म देने वाले बच्चों को दूध पान कराए, स्तनधारी पाए जाते हैं बेटा। 378 सरीसृप पाए जाते हैं। 378 सरीसृप। अब बताओ, सब इतनी सारी चीजें वहां मिल रही है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई गई? कहाँ पाई गई बेटा? ब्राजील में पाई गई। समझ रहे हो? इसके अलावा बेटा आपको और बताऊं, यहाँ पे कुछ पॉइंट और 1,25,000 अकशेरुकी प्राणी। अब सोचिए 1,25,000 सिर्फ बेटा क्या पाए जाते हैं? अकशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्षा वन में लगभग 2 लाख कीट पाए जाते हैं। वर्षा वन में लगभग 2 लाख कीट बेटा, 2 लाख कीट। अब सोचो, जब इतनी सारी चीजें यही पाई जा रही है बेटा, इतनी सारी चीजें पाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलेगी? यही मिलेगी। समझ रहे हो? अब यहाँ बेटा ध्यान देना, सोयाबीन की खेती बहुत बढ़िया से होती है। यही क्या होती है? सोयाबीन की खेती के लिए फेमस है बेटा। ये सोयाबीन की खेती के लिए, बेटा फेमस है। कौन फेमस है? आपके ब्राजील। और दूसरी बात बताओ, यही पे पाया जाता है अमेजन का जंगल। क्या पाया जाता है बेटा? चलो भाई काम करो, चलो। आपको दिखाई दे रहा है ना सब सारी चीजें? हाँ, यहीं पे क्या पाया जाता है बेटा? यहीं पर एक पॉइंट और नोट कर लेंगे आप लोग। अमेजन का जंगल, जो अमेजन का जंगल बेटा ये फेमस क्यों जानते हो? अमेजन का जंगल, इसे ध्यान देना, हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। आपको बताऊं, लगभग एक तिहाई ऑक्सीजन का सप्लाई पृथ्वी से कौन करता है? अमेजन का जंगल करता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बेटा हम लोग क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का, इसे क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। तो क्या ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट, कोई समस्या? सब समझ में आया? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। भारत जैव विविधता में कौन से स्थान पे है? 8वें है। कौन से है? 8वां। ये पढ़ा चुका हूँ आपको। तो देखो यहाँ से सब सारी की पॉइंट है। अभी हमने देखो सब थोड़ा सा पढ़ा, पर आप देखिएगा अभी मेरे पढ़ाने के बाद आप जरा एनसीईआरटी लाइन को पढ़िए। आपको जितना मैं डाटा यहाँ दे रहा हूँ, इससे कहीं कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब देखेंगे आपको हर चीज़ समझ में बेहतर आएगा। ठीक है ना? चलिए और आगे चलें। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। अब बेटा अगर हम लोग बात करें अगली चीज़ें,
अगर हम लोग अगली बात करेंगे बेटा, तो पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अगला अगर आप हेडिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके अपनी एनसीईआरटी का, तो वहाँ लिखा होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों, आइए बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को बनाऊँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों, जैव विविधता अधिक क्यों बेटा। सर्वाधिक जैव विविधता यही कहाँ पाई जाती है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर कहाँ पाई जाती है बेटा। तब मैंने आपको बताया था, इसके सारे कारण मैंने बताया था। क्या बताया था यहाँ पे, सबसे पहले बताया था यहाँ पे बेटा क्या होता है, तापमान क्या होता है अधिक, तापमान अधिक होता है तो उससे क्या होता है, वाष्पन की क्रिया क्या होती है अधिक। और जब वाष्पन की अधिक क्रिया होगी तो उससे क्या होंगे बेटा, बादल भी अधिक बनेंगे, संघनन होगी तो बादल भी बनेगा। और जब बादल बनेगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे वर्षा भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब वर्षा अधिक होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, पेड़ पौधों की संख्या अधिक। और जब पेड़ पौधों की संख्या अधिक हो जाएगा तो उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, उत्पादकता भी अधिक हो जाएगी। और जब उत्पादकता अधिक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जैव विविधता भी क्या होगी, अधिक होगी। ये तो पॉइंट आप समझते हो ना। अब इसकी इसी बताओ सेंटेंस में लिख लोगे नहीं लिख लोगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, अब सेंटेंस में लिखोगे कैसे लिखोगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण वहाँ जलवाष्पन की क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण बादल बनते हैं। और बादल अधिक बनने के कारण वहाँ वर्षा अधिक मात्रा होती है, जिससे पेड़ पौधों की संख्या, जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसीलिए वहाँ पे जैव विविधता भी क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार को पूरे सेंटेंस में लिख देना है। हमने किस में लिखा है, की पॉइंट में। पर आपको क्वेश्चन जब बनेगा किसे बनेगा बेटा, इससे ना। तो देखो सबसे पहले डालेंगे बेटा, इसमें और भी रीजन होते हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास तरीका ये है, दूसरा लिखेंगे जाति उद्भवन। एक लाइन है बेटा, जाति उद्भवन। अब बताओ जहाँ पे जीव जंतु की संख्या अधिक होगी तो जाहिर सी बात है ना, वहाँ कुछ नई जातियों का भी तो जन्म हो सकता है। जाति उद्भवन का मतलब क्या होगा बेटा, नए जातियों का। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, ये सभी चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, नई जातियों का भी होता है बेटा, उद्भव होता है, जिससे अधिक समय लगता है। पर ध्यान देखो, जन्म होने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। ऐसा नहीं है आज कोई जाति मिल गई तो कल फिर नया कोई जाति मिल जाएगा, वो बनने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो कर सकते हो इन क्षेत्रों में नई जातियों का उद्भव होता है, उद्भव होता है, जिसमें बेटा क्या हो, अधिक समय लगता है। क्या होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। तो देखो बच्चे, दोनों चीज हो सकते हैं ना, नई जातियों का जन्म भी हो सकता है और हो सकते कुछ जाति यहाँ से क्या होंगे, समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखें बेटा, तो जाति उद्भवन भी होगा, तीन जातियों में नई जातियों का उद्भव भी हो सकता है और जिससे अधिक से अधिक समय भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, अब बताओ नई जातियाँ जब जन्म लेंगी तो बताओ वहाँ जैव विविधता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जाहिर से बढ़ेगा। तो ये पहला कारण दे सकते हैं बेटा, जाति उद्भवन, पहला दे सकते हैं। दूसरा क्या देंगे, जाति उद्भवन। तीसरा क्या होता है बेटा, दूसरा अनुकूल वातावरण। जो अनुकूल वातावरण होता है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ही बताओ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो अधिक मौसम में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर हर साल लगभग उतने बराबर बना रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा उसमें पड़ती रहती हैं, सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें एक समान पड़ती रहती है तो उनके मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो वातावरण वहाँ कैसा रहता है, स्थिर रहेगा। और जहाँ वातावरण में स्थिर रहेगा तो बताओ वहाँ जीव जल्दी क्या होंगे, समाप्त नहीं होंगे। जब वातावरण स्टेबल होगा बेटा तो जिससे हमारा तबीयत क्यों खराब होता है, हम जिस क्षेत्र में है, हमारा क्षेत्र हम लोग कैसे है, उष्णकटिबंधीय प्लस उपोष्ण दोनों में पाते हैं, तो हम लोग का तबीयत खराब क्यों होता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो उस वातावरण के आधार पे हम समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो हमको खांसी सर्दी देखोगे ना, जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी ये सब सारी चीज़ें जन्म धीरे धीरे ले लेती है। पर यहाँ क्या होगा, मौसम साल भर हमेशा वही बना है, साल भर वर्षा हो रही है,
साल भर बारिश हो रही है तो क्या होगा, मौसम एक समान है, समझ रहे बेटा। यहाँ कह सकते हो उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक समान प्राप्त करता रहता है, एक समान क्या करता है बेटा, प्राप्त करता रहता है, जिसके कारण इनके मौसम में कोई परिवर्तन, जिसके कारण इनके मौसमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए अर्थात यहाँ पारितंत्र कैसे पाए जाते हैं, स्थिर पाए जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा, अर्थात पारितंत्र स्थिर होते हैं। पारितंत्र कैसे होते हैं बेटा, स्थिर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पारितंत्र कैसे पाए जाएंगे बेटा, स्थिर पाए जाएंगे। तो बोलो ये भी बात समझे नहीं समझे, समझ गए ना। इस कारण भी यहाँ पे जीवों की संख्या क्या होगी, बनी रहेगी। इस कारण भी यहाँ पे जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, बनेगी। अच्छा, तीसरी बात, अधिक विकिरण होता है तो उत्पादकता भी अधिक होती है। तीसरी बात बेटा हम लोग कहेंगे तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया ऑलरेडी, पर फिलहाल चाहे तो आप लिख लीजिए। तीसरी चीज, यहाँ अधिक सौरिक विकिरण प्राप्त होता है, सौरिक विकिरण अधिक प्राप्त होता है, इसलिए उत्पादकता अधिक, तो जैव विविधता भी अधिक। समझे नहीं समझे बेटा, समझे। तो इस प्रकार से आप देखो तो बता सकते हो कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों पाई जाती है। अभी आपको बताऊँ यहाँ से भी बेटा, अगर आपने कभी यूपीपीसीएस जैसे तैयारी किया तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक क्यों होता है, टिप्पणी करें 125 शब्दों में। तो क्या आराम से लिख ले जाएंगे अब। तो चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, जाति संबंध। क्या पढ़ेंगे, जाति संबंध पढ़ेंगे। तो लगभग 1-2 क्लास में आपके चैप्टर ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।